Welcome everybody in our today's session that is about food safety level 1 training. ओके गाइस, हम लोग जो है वो फूड सेफ्टी की बात करेंगे थ्रू आउट द सेशन। सबसे पहले तो ये कि जो फूड सेफ्टी लेवल 1 की ट्रेनिंग है वो करवाई किने जाती है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है या इसका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो क्या होता है। जो सेफ्टी लेवल 1 की ट्रेनिंग है वो न्यूली हायर्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं फूड हैंडलिंग की, उन्हें करवाई जाती है। और ये फूड सेफ्टी की कह लें कि एक किस्म का बेसिक स्टेप होता है। और ये उन्हें भी करवाई जाती है कि जिन्हें ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्हें मींस कि इससे पहले किसी भी किस्म की जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी गई होती है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बेसिक लेवल ऑफ फूड सेफ्टी जो है या फूड सेफ्टी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो समझ में आ जाएं और उन्हें ये भी पता चल जाए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि जो फूड सेफ्टी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फूड सेफ्टी की जो लेवल 1 की ट्रेनिंग है या वैसे ट्रेनिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम लोग बात करें फूड सेफ्टी की, तो इन केस अगर फूड सेफ्टी को प्रॉपरली या उसके प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या उन्हें लुक आफ्टर नहीं किया जाता तो it is a big cause of food poisoning or other food hazards. According to a survey, 55% of foodborne illnesses या food poisoning आप कह सकते हैं वो काज होती है owing to improper cooking और improper food storage। और जो 25 और जो 27% ऑलमोस्ट जो है वो ड्यू टू पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो फूड पॉइजनिंग के केसेस सामने आते हैं। और ऑलमोस्ट थ्री थ्री परसेंट जो है वो उसकी रीज़न होती है अनसेफ फूड सोर्सेस। मीन्स के जो अनसेफ फूड सोर्सेज हैं इन्हें भी दो के कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग के साथ नहीं है। लेकिन जो इम्प्रॉपर कुकिंग एंड स्टोरेज है जो कि बिग कॉज है, लाइक 55% जो कॉज कर रही होती हैं फूड पॉइजनिंग की जो रीजंस बन रही होती हैं, वो उन्हें जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ या एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के साथ जो है उन्हें मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो 27% पुअर हाइजीन है, पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस को भी आप जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ मैनेज कर सकते हैं। ओके, देन जो फूड पॉइजनिंग है वो पाकिस्तान की में अगर हम लोग बात करें कि उसकी रेशो क्या है, तो इसकी ना रेशो जो है जो रिपोर्टेड होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट स्टिल इसकी डेवलपिंग और डेवलप्ड बोथ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो लार्ज रेशो ऑफ जो पेशेंट्स है वो रिपोर्ट होती है दैट आर सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, जो फूड पॉइजनिंग के विक्टिम बनते हैं। और अगर पाकिस्तान की एक सर्वे के मुताबिक देखी जाए तो इसमें है कि 412 पर्सनस पर 1 लाख जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और आपको पता है कि इसके बहुत ज़्यादा और ये रिपोर्टेड केसेस हैं और बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। उसकी रीज़न क्या होती है क्योंकि उसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो वेरी माइल्ड जो सिम्टम्स हैं वो शो होती हैं। उसके अलावा फिर जब फूड पॉइजनिंग जो है वो अब मेजर बर्डन है आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर, बिकॉज़ आपकी जो गवर्नमेंट है उसे एक ह्यूज या कह लें कि हैफ्टी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो स्पेंड करना पड़ता है आपके हेल्थ केयर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। मीन्स कि ये नेशनल और इंडिविजुअल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे ईच लेवल के ऊपर जो है वो इकोनॉमिकल बर्डन है जो फूड पॉइजनिंग या ऑल काइंड ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस हैं, जिन्हें नॉर्मल सी प्रैक्टिसेस को या बेसिक से प्रिंसिपल्स को आप कीप इन व्यू करते हुए आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा,
जो फूड पॉइजनिंग है या फूड बॉर्न इलनेसेस हैं, वो उनकी जो कॉजिंग एजेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके तो नॉर्मली जो है अ, उसका जो एजेंट होता है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, मींस के माइक्रोब्स होते हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा सिर्फ जो हैज़र्ड है ना, वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं हो सकता, वो केमिकल भी हो सकता है और फिज़िकल भी हो सकता है। जो आपके पेशेंट को जो है या जो आपका गेस्ट है, क्योंकि केटरिंग की जो टर्म होती है, आप अपने कस्टमर को कभी भी कस्टमर या कंज्यूमर नहीं कहते, आप उसे गेस्ट बुलाते हैं। तो जो आपका गेस्ट है वो ना सिर्फ आपकी बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स की वजह से या बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से वो बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई केमिकल्स उसकी फूड में ऐड हो सकते हैं तो वो उसको इन द लॉन्ग रन वो उसको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप किसी पेशेंट को लेड पॉइजनिंग हो सकती है इन लॉन्ग रन, अगर लेड की फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो कॉम्बिनेशन होती रहती है। लाइकवाइज उसको कोई फिज़िकल इंजरी भी हो सकती है। फिज़िकल इंजरी कैसे हो सकती है कि चलें उन्हें हम इन चीज़ों को नेक्स्ट जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो आप प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें देख लेते हैं कि असिस्ट फूड बिजनेसेस अचीव द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो फूड बिजनेसेस हैं ना, इनको कैसे असिस्ट करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, कि अगर आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल ट्रेंड हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स को जो है वो अप्लाई करते हैं, एसओपीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और गाइडलाइंस को वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप जो है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस में जो है लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीन्स कि ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। मीन्स कि आपकी गवर्नमेंट आपको चाह रही होती है कि आपने मिनिमम जो है सेफ्टी के इतने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। पाकिस्तान के अंदर तो सेफ्टी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मतलब कि फ़ॉलो किया जाता है और उन्हें मेंटेन किया जाता है बाय द इंस्पेक्शन आर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, राइट। लेकिन जो फॉरेन या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि उनका जो सेफ्टी का लेवल है वो थोड़ा हायर होता है पाकिस्तान से, या कह लें कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से। तो इसलिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो हर कंट्री के एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं। प्रोवाइड फूड हैंडलर्स विद द नेसेसरी स्किल्स, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉयज़ जो भी फूड को हैंडल कर रहे होंगे किसी भी लेवल पे, वो जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान भी हो सकता है, स्टोरेज के दौरान भी हो सकता है, या सर्विसिंग के दौरान भी हो सकता है। लाइक आप केटरिंग के अंदर अगर जब आपका वेटर जो है वो सर्व कर रहा होता है आपको होस्ट को, उसके दौरान भी उसने कौन कौन से एसओपीज़ को फॉलो करना है, किन किन प्रिंसिपल्स को उसने टेक इन करना है, कीप इन व्यू करना है, ये सारे का सारा इसी के अंदर अंडरस्टैंड किया जाएगा। अच्छा जी, रेज द लेवल ऑफ कंप्लायंस विद द फूड लेजिस्लेशन थ्रू आउट द फूड इंडस्ट्री। अच्छा जी, आप लेवल ऑफ कंप्लायंस मीन्स के अगर आपकी जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स थी, मीन्स के जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या आप किसी किस्म का आप ना ऑडिटिंग के ज़रिए कोई सर्टिफिकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, लाइक ISO 22,000 का चाह रहे हैं, यम्स का चाह रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो आपकी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और यूं ही फिर आप जैसे जैसे आप अपने सिस्टम को आप अपग्रेड करते जाते हैं, मीन्स कि आप अपना सेफ्टी सिस्टम जो है उसको रोबस्ट बनाते जाते हैं, वैसे वैसे आप जो है वो आपकी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो पूरी होती जाती हैं, मीन्स कि हायर लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, और वैसे ही आप जो है वो उन सर्टिफिकेशन हासिल करने के भी कह लेंगे करीब आते जाते हैं, मीन्स कि आप जो है वो ज़्यादा सर्टिफिकेशंस भी एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ना हम सेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग फूड पॉइजनिंग एंड इट्स कॉजेस डिस्कस करेंगे, देन हम लोग बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मेजर एजेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। और राइट आफ्टर दैट हम लोग जो है वो हाइजीन कंट्रोल जो है उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हाइजीन होती क्या है, ठीक है।
फिर हम लोग पर्सनल हाइजीन को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग पेस्ट कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा लेवल 1 है और ये जो कंटेंट लिस्ट है ये हमने लेवल 3 के लिए बनाई हुई है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक जो है वो डिस्कस करेंगे, पेस्ट कंट्रोल तक। अच्छा जी, यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है और हम लोग स्टडी करेंगे अभी फ़िलहाल के फूड पॉइजनिंग है क्या और इट्स काजेज़ एंड बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया कैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं। वैसे तो हम लोग जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग जो है इसको भी देखेंगे कि क्यों जो फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करना जो है वो ज़रूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। ये मीन्स कि हेल्थ कंज्यूमर की हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है, ये तो तकरीबन सभी को पता होता है, लेकिन ये जस्ट एक ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की नेचर को और इसके वो कैसे जो है वो फूड पॉइजनिंग काज कर सकता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, हम कह तो देते हैं कि हमें हमें बैक्टीरिया की नेचर का क्यों मालूम होना चाहिए, उसका क्या फूड सोर्सेज हैं, किस पीएच पे वो काम कर रहा है, किस वाटर एक्टिविटी पे वो एक्टिव होता है। ठीक है, इस सारी चीज़ों का हमें क्यों मालूम होना चाहिए, मतलब ये चीज़ तो हमारे जहन में आती है ना। तो उस चीज़ को बेसिकली हम लोग अप्लाई करना चाह रहे होते हैं अपनी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसकी इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए तो हम लोग उनको प्रिवेंट कर सकते हैं ना, बैक्टीरियाज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की पॉइजनिंग या कह लें कि हैज़र्डस एजेंट आपके फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो अगर आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है तभी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि आपकी जो फूड सप्लाई है या आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन सा जो है वो बायोलॉजिकल हैज़र्ड या केमिकल या फिज़िकल हैज़र्ड जो है वो इन्वॉल्व हो गया है जिसने आपके कंज्यूमर को हर्ट किया है। अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग फॉर द बिजनेस। अच्छा जी, फूड पॉइजनिंग की इम्प्लीकेशन क्यों ज़रूरी है, मीन्स के ये क्या क्या आपको आपके जो है वो फूड बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकती है, किन किन तरीक़ों से। अच्छा जी, अभी हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, इनका डिफरेंस ऑफ फूड सेफ्टी है क्या। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फूड सेफ्टी है क्या। फूड सेफ्टी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अश्योरेंस होती है, मीन्स कि आप दूसरे को अश्योर करवा रहे होते हैं कि जो भी फूड हम आपको सर्व कर रहे हैं या जो भी आप हमारा कंज्यूमर हमारा जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो हर तरीके से सेफ़ है, अगर वो उसका इंटेंडेड यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसका इंटेंडेड यूज़ है। ठीक है, ये फूड सेफ्टी उसकी सिर्फ अश्योरेंस होती है। इसी तरह ना फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। फूड सिक्योरिटी इससे थोड़ी हाई लेवल होता है कि वो आप सेफ फूड भी प्रोवाइड करें और उसकी जो है एसेसिबिलिटी भी हो और इनफ एसेसिबिलिटी हो। लेकिन फूड सेफ्टी यही है कि आपने जो है सेफ़ फूड प्रोवाइड करना है। सेफ़ फूड से क्या मुराद है कि उसके अंदर किसी भी किस्म का जो है हार्मफुल एजेंट्स नहीं होने चाहिए या किसी किस्म का जो है ऐसा हैज़र्डस एजेंट नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से आपके कंज्यूमर को हर्ट करे। और इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसके इंटेंडेड यूज़ के दौरान जो है वो हर्ट करे। ठीक है, आप अश्योरेंस ये दे रहे होते हैं कि हमारा फूड जो है आपको किसी किस्म की जो है वो सेफ्टी हैज़र्ड जो है या सेफ्टी रिस्क जो है या आपकी हेल्थ को किसी किस्म का थ्रेट पॉज नहीं करेगा आप इसका, अगर आप इसका इंटेंडेड यूज़ करेंगे। इंटेंडेड यूज़ का वैसे मोस्टली को तो पता होगा, लेकिन देन ऑल्सो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन इट कि व्हाट इज़ इंटेंडेड यूज़। इंटेंडेड यूज़ का ये मतलब होता है कि जो उस कंज्यूमर ने सॉरी जो उस प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को बोला है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, लाइक हमारे पास कुछ टैंक्स वगैरह के साशेज होते हैं, लाइक वाइज हमारे पास जो है एवरी डेज़ के साशे होते हैं। तो इन साशेज़ को वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने इतनी वाटर की क्वांटिटी के अंदर इसे मिक्स करके यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा आप जो हैं आप उन्हें उन्हें वैसे ही एज अ पाउडर कंज्यूम करके बैठ गए हैं या आपका बच्चे ने कंज्यूम कर लिया है, तो उसके अंदर हाई मोस्ट प्रोबेबली अब ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो जितना भी कंटेंट का लेवल है वो डोजेज का लेवल है वो हायर होगा। वो और जो उसका पाउडर शेप में आप अगर यूज़ कर रहे हैं या मिल्क पाउडर आप कच्चा ही यूज़ कर रहे हैं, लाइक उसको बगैर मिक्स किए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हाई फैट कंटेंट होगा हो सकता है उससे आपका पेट ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि जो ये जो प्रोडक्ट है वो सेफ टू कंजम्पशन नहीं है, इसने जो है वो मुझे हेल्थ थ्रेट जो है वो पॉज किया है।
ठीक है, पॉज किया। कि अगर वो आपको कोई हेल्थ लाइक हेल्थ हैज़र्ड पॉज कर भी रहा है तो वो आपकी अपनी नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो इसका इंटेंडेड यूज़ नहीं था। आप क्लेम तभी ही कर सकते हैं किसी भी प्रोड्यूसर के ऊपर कि उसने मैन्युफैक्चरर ने अच्छे से प्रोडक्ट को जो है हमें मिसगाइड किया है, या हमें किसी किस्म का उसके प्रोडक्ट से नुकसान हुआ है, जब आप उसका इंटेंडेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इंटेंडेड यूज़ की। अच्छा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बताया होता है कि ये यूजेस हैं हमारी प्रोडक्ट के, और इसे इस तरीके से यूज़ करना है। सम टाइम तो उन्होंने प्रोसीजर्स भी बताए होते हैं, उसके जो इंफॉर्मेशन पैनल है उसके ऊपर मेंशन्ड होते हैं। फिर आ जाती है फूड हाइजीन। अब फूड हाइजीन क्या है? हाइजीन तो हम सभी कहते हैं ना कि हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। फूड सेफ्टी कह लें कि एक किस्म का प्रॉमिस है जो हम उनसे मेड कर रहे हैं। अब उस प्रॉमिस को या उस फूड सेफ्टी अश्योरेंस को हम लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हम लोगों ने कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करना है, कौन कौन से एसओपीज़ को फॉलो करना है, कौन कौन से हम लोगों ने एसओपीज़ प्रोसीजर्स डेवलप किए हैं अपने पर्टिकुलर जो है फूड के लिए। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर मेंशन करते हैं फूड हाइजीन के अंदर। मींस कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं फूड सेफ्टी को श्योर करने के लिए। मींस कि ये कह लें कि हम लोग इसके अंदर वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स, वो सारे के सारे एसओपीज़, वो सारी की सारी मींस के कह लें कि स्टेप्स आ जाएंगे जो हम फॉलो कर रहे हैं टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ फूड। मीन्स कि आप अपने फूड को सेफ़ रखने के लिए जितने भी मेजर्स ले रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में जो हैं उन्हें हम लोग फूड हाइजीन कहेंगे। और इसके अंदर सारे के सारे फूड हाइजीन को जब हम लोगों ने एश्योर करना होता है तो इसके अंदर सारे के सारे ही स्टेप्स आ जाते हैं। मीन्स कि हैंडलिंग से लेके, और इस हैंडलिंग से पहले हम प्रोक्योरमेंट भी कह सकते हैं। मीन्स कि उसको उसको परचेज से उसकी लेके, उसके रॉ मटेरियल्स की परचेज से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेके, हैंडलिंग तक, फिर स्टोरेज तक, मीन्स के उसके रॉ मटेरियल की स्टोरेज तक, फिर उनकी प्रेपरेशन, देन सर्विंग मीन्स कि ये सारी केटरिंग के लिहाज से है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो यू कैन चेंज एज़ पर योर प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है कि जो फूड पॉइजनिंग जो है वो आपको कॉस्ट क्या कर रही होती है। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। अच्छा, फूड पॉइजनिंग को जो है वो मैनेज करना तो इजी होता है कि आपका जो आपका जो शेफ़ है, या आपका जो कुक है, या आपके जो वेटर्स हैं, या आपके जो फूड हैंडलर्स हैं, उनकी आप ट्रेनिंग करवा लेते हो, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। लेकिन अगर आप उसकी वजह से जो होने वाले नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो वो क्या क्या नुकसान कर सकते हैं आपके फूड के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हो गई आपके फूड बिजनेस की बैड रेप्यूटेशन। बैड रेप्यूटेशन कैसे? और देन आ जाती है लॉस ऑफ रेवेन्यू। बैड रेप्यूटेशन कैसे कैसे कि आपकी जो है रेस्टोरेंट से किसी गेस्ट ने खाना खाया और उसकी वो फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो अपने फेलोज़ को भी ये चीज़ कन्वे करेगा कि जी ये वाला रेस्टोरेंट तो अच्छा ही नहीं है, ये तो हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, ये तो फूड सेफ्टी को जो है वो कह ले के मेंटेन नहीं करते हैं, तभी तो इनके जो फूड है वो सेफ़ नहीं होती। इससे आपका जो है वो कोई भी हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है। वो कहेंगे कि इनका खाना गंदा है या कुछ भी है ऐसा। लॉस ऑफ रेवेन्यू, ज़ाहिर सी बात है, आपके कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर्स नहीं आएंगे तो आपको जो है मीन्स कि आपकी सेल्स कम हो जाएगी। और जैसे ही सेल्स कम होती है तो एज अ रिज़ल्ट आपको रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। और फिर बिज़नेस क्लोजर मीन्स कि जैसे ही अगर आप इनफ जो है वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे अपनी बिज़नेस से, तो इवेंचुअली जो है आपका जो बिज़नेस है वो क्लोजर की तरफ चला जाएगा। लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज़, कि अगर आपके जो कंज्यूमर है उससे किसी भी किस्म का जो है वो हैज़र्ड हुआ है आपके फूड से, या आपकी प्रोडक्ट से, जो भी आपने प्रोडक्ट से सर्व की थी, तो वो आपके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, या दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ही जाएगा कि इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से मुझे ये लॉस हुए हैं, और एज अ रिज़ल्ट आपको जो है
वो इंडस्ट्री या कह लें कि वो जो कंज्यूमर कोर्ट है, एज़ पर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, मींस कि आपने आपकी प्रोडक्ट ने कितना डैमेज किया है कंज्यूमर को ना, तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं अगर तो डैमेज छोटा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज है या डेथ की तरफ जाता है, तो फिर आपके खिलाफ ना सिर्फ लीगल एक्शन होगा बल्कि आपको सेंटेंस भी हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपकी, और आपका जो बिज़नेस है वो तो क्लोज़ होगा ही होगा। इसके अलावा कंज्यूमर्स को क्या इसका लॉस हो सकता है, प्रोडक्टिविटी उनकी लॉस हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है अगर उनका हेल्थ ठीक नहीं है तो वो इतने प्रोडक्टिवली या एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। वर्क एब्सेंटिज़म, ये दोनों तरफ से हो सकता है कि जो कंज्यूमर है वो नहीं आ पा रहा अपने वर्क के ऊपर, या कह ले कि अपनी ऑफिस वगैरह में नहीं जा पा रहा, तो उसका जो है जो है उसकी लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली उसे लॉस हो रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस। ये तीनों चीज़ें जो है इस लिहाज से भी देखी जा सकती हैं कि अगर आपका सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं है, आपके अंदर जो फूड सेफ्टी का कल्चर डेवलप नहीं है आपके प्रेमिसेस में, तो आपके जो इवेंचुअली ना सिर्फ आपके जो कस्टमर्स हैं वो हैज़र्ड्स को कैच करेंगे, बल्कि जो आपके जो वर्कर्स हैं वो भी कैच करेंगे इस तरह से। और जैसे ही आपके जो वर्कर्स हैं वो इल होते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो काम तो नहीं कर सकते और वो लीव्स पे रहेंगे, तो इसको भी वर्क एब्सेंटिज्म के अंदर जो है वो काउंट किया जाता है। इसी तरह मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, कंज्यूमर को भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे, ऐसे ही आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी एक्सपेंसेस समटाइम जो होते हैं वो इंडस्ट्री या कह लें कि आपकी केटरिंग इंडस्ट्री ही मींस के बर्दाश्त कर रही होती है, जिसे हम लोग मेडिकल अलाउंस कहते हैं एम्प्लॉयज़ का। हार्डशिप्स एंड सफरिंग कि आपकी फूड की कंजम्पशन की वजह से उन दोनों को जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मींस हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और ये इतना लीथल हो सकता है कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, मींस के स्वेट टाइप की एलर्जी होती है, उनके थोड़ा बहुत भी एक्सपोजर होता है एलर्जिक एजेंट के साथ, तो वो उनके लिए कह लें कि फैटल प्रूव हो सकता है। फिर आ जाते हैं कि हैज़र्ड दैट कंटेमिनेट फूड। वो वाले हैज़र्ड्स, कौन कौन से हैज़र्ड्स जो होते हैं वो कर सकते हैं फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं। हैज़र्ड्स है क्या बेसिकली? हैज़र्ड्स ना एजेंट्स हैं मींस कि ये फिज़िकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी, और केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, कि ये बजाते खुद कुछ नहीं है, अगर ये फूड के अंदर नहीं भी है ना तो भी ये हैज़र्ड ही हैं, ठीक है, ये एजेंट्स हैं। तो ये बजाते खुद ऐसे नहीं है कि ये अगर फूड के बाहर भी है ना तो भी ये एजेंट्स ही हैं, और इन एजेंट्स को हम लोगों ने, इन हैज़र्ड्स को हम लोगों ने अवॉइड करना होता है। अब है कौन कौन से, अब हम उन्हें कैटेगराइज किस तरीके से करते हैं। फिज़िकल हैज़र्ड्स हैं हमारे पास, केमिकल हैं। फिज़िकल हैज़र्ड्स के अंदर यही मेटल आ जाता है, वुड आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर की वजह से किसी किस्म का डैमेज हो रहा है ना, तो वो भी फिज़िकल हैज़र्ड के अंदर आ जाएगा। मीन्स के कोई भी थ्रेट अगर आपकी कंज्यूमर की हेल्थ को हो रहा है, मींस के मेटल और वुड या प्लास्टिक या ग्लास की वजह से उसके अंदर जो है उसके लिप्स कट सकते हैं, उसकी फिंगर कट सकती हैं, या कुछ भी किस्म का उसको डैमेज हो सकता है, या उसके जो है वो थ्रॉट के अंदर किसी किस्म की इरिटेशन जो है वो कॉज कर सकती है। इसी तरह केमिकल हैज़र्ड्स में आ जाते हैं कि अगर आपने डिश वॉशर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसी तरह आप सर्फेसिस को क्लीन करने के लिए सरफेस क्लीनर और जो है सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इन डिटर्जेंट्स के समटाइम रेजिड्यूज़ जो है वो आपकी कह लें कि यूटेंसिल्स वगैरह पे रह जाते हैं। इसी तरह जो शेल्फ्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर रह जाते हैं, जहाँ पे आप जो है अपने फूड वगैरह को रखते हैं, ठीक है, या तो उसका रॉ कंटेंट रखते हैं, रॉ मटेरियल रखते हैं, या फिर कुक्ड फूड को रखते हैं, तो वहाँ से वो आपके कस्टमर के अंदर चले जाते हैं। और मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि जो लॉन्ग टर्म इनकी एकोमुलेशन होती है, वो फिर लॉन्ग रन में जो है वो उनको हेल्थ रिस्क जो है या हेल्थ थ्रेट जो है वो कॉज कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल तो फूड पॉइजनिंग करवा के या और फूड पॉइजनिंग करवा के तो ये तो ऑन स्पॉट ही कह लें कि हेल्थ हैज़र्ड जो है वो कॉज कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है
जो हैज़र्ड्स हैं ना, उनके अंदर हम लोग एलर्जेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं? मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि 8 किस्म के जो एलर्जेंस हैं वो तो उन्हें मेंशन करना लाजमी होता है। और जो फ़ाइन डाइनिंग वाले, फ़ाइन रेस्टोरेंट्स वाले या जिनकी केटरिंग बहुत अच्छी होती है, वो तो बाकायदा अपने कस्टमर से पूछते हैं जब वो ऑर्डर ले रहे होते हैं कि आया कि आपको किसी किस्म की एलर्जी है। एलर्जिक तो नहीं है आप किसी भी किस्म की फूड से। लाइक किसी को एग की एलर्जी हो सकती है, किसी को पीनट्स की हो सकती है, किसी को फ़िश की हो सकती है, किसी को सी फूड की हो सकती है, किसी को सोया की हो सकती है। सो वो उनसे पूछ के जाते हैं ताकि जो फूड वो या जो डिश वो उन्हें सर्व करें, उनके अंदर इनमें से किसी भी किस्म का जो है वो रेजिड्यू ना हो। क्योंकि बहुत सारी जो ड्रेसिंग्स होती हैं, फूड ड्रेसिंग्स जो होती हैं या सॉसेजेस या कह ले कि इस तरह के एडिटिव्स यूज़ किए जा रहे होते हैं फूड के अंदर, एडिशनल स्पाइसेस इस तरह के होते हैं कि जिनके अंदर ना बहुत सारी इनसे रेलेवेंट जो है वो हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होती है जो उनकी स्टाफ होता है, केटरिंग स्टाफ जो होता है। ओके, अगर अच्छा, अब जो हैज़र्ड है ना, इसको हम लोगों ने अवॉइड करना होता है। ठीक है, इसको ऑल पॉसिबल मीन्स के साथ हम लोगों ने अवॉइड करना होता है। और इन अवॉइड करने के लिए जो हम लोग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते थे, उसको हम लोग कहते थे फूड हाइजीन। और जो अगर ये जो है हैज़र्ड जो है ना आपकी फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे कंटेमिनेशन, क्या आपका फूड कंटेमिनेट हो गया है। नेक्स्ट अगेन हम लोगों ने बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। केमिकल हैज़र्ड्स के अंदर पेस्टिसाइड्स भी आ सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। ये जब आप प्लांट बेस्ड या क्रॉप बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इनका यूज़ किया गया था, या कह लें कि इन्हें न्यूट्रलाइज होने के लिए बाद में टाइम नहीं दिया गया, और वो जो है ये सारी चीज़ें कह लें कि फूड का पार्ट बन गई हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल में तो आपको सारा पता ही है। अच्छा, जो अगर फ़िज़िकल में जो है वो फॉरेन बॉडीज़, मतलब कि अगर किसी इंसेक्ट वगैरह की बॉडी निकल आती है ना, तो उसे भी हम लोग फ़िज़िकल हैज़र्ड ही मानते हैं। अच्छा, फ़िज़िकल हैज़र्ड के ना अंदर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रही हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। छोटा सा वाक़या है, मैं आपको बताऊँगी कि ये एक डेवलप्ड कंट्री की का इंसिडेंस है कि आपने ना उसके अंदर आप टेम्परेचर भी आपकी फ़ूड का इतना होना चाहिए कि आपके कंज्यूमर को वो हर्ट ना करे। ठीक है, तो वहाँ पे एक फ़ीमेल ने अपने लाइक केटरर्स के ऊपर ये कह लें कि केस कर दिया था कि इनकी कॉफ़ी पीने से जो है वो मेरा मुंह जल गया है। ठीक है, कि मतलब आपने किसी को इतनी हॉट कॉफ़ी भी नहीं देनी, या आपने इतना हॉट जो है बगैर वार्निंग के आपने उन्हें सर्व भी नहीं करना कि इससे उनको मींस के किसी किस्म का फिज़िकल हैज़र्ड पहुंच जाए। ठीक है, उसका उनका मुंह जल जाए या कुछ कुछ भी वैसा। ठीक है, हमारे यहाँ तो वैसे खैर इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेंगे ना, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो स्किन बर्न करना शुरू कर देती है। मीन्स कि वो बड़ा माइन्यूट सा लाइट सा बर्न होते हैं। लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप किसी को हॉटेड फूड इतना सर्व कर रहे हैं, तो वो थोड़ा वो मीन्स के कह लें कि ज़्यादा बर्न कॉज करेगा। ठीक है, फेटल तो नहीं होगा, लेकिन खैर इतना होगा कि वो थोड़ा सवेयर बर्निंग में आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया पॉइजनिंग की। तो बैक्टीरियाज का तो बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा। टेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूबिक्विटस हैं, मीन्स के प्रेजेंट एवरीवेयर। कि एवरीवेयर से मुराद क्या है कि अब इनका जो सोर्सेज है ना वो मल्टीपल हो सकते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि बैक्टीरिया सिर्फ इसी चीज़ के ज़रिए हम तक आ सकते हैं, ये मल्टीपल सोर्सेज के ज़रिए आ सकते हैं। और इनकी शेप्स वगैरह का तो हम सबको एज कह लें कि साइंस स्टूडेंट पता ही होता है कि ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो इनके कॉमन सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये सॉइल के ज़रिए भी आ सकते हैं, क्योंकि जो स्प्राउट्स वगैरह जो ट्यूबर्स हो गए, और इसी तरह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गई कुछ, और ख़ास तौर पे ये जो ट्यूबर्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो कह लें कि सॉइल के अंदर से आ रही होती हैं। और फिर सॉइल के को भी अगर जो है वो कह लें कि इनपरफेक्ट मैन्योर दी गई है। मींस कि उसे प्रॉपरली इम्परफेक्ट मैन्योर ये है कि उसको ना डिकम्पोज नहीं किया गया था।
कि उसे कंपोस्ट नहीं बनाया गया। तो उसके अंदर भी खुद के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कैम्फ्लोबैक्टर हो गया, इकोलाई हो गया, इस तरह के और भी एक दो बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह डस्ट के अंदर हो सकते हैं, वाटर अगर वाटर कंटेमिनेटेड है, इसी तरह जो अगर एयर कंटेमिनेटेड है, तो ये दोनों सोर्सेज भी हो सकते हैं बैक्टीरियाज़ के। फिर वेरिएशंस ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं कि ये हार्मलेस भी हो सकते हैं, मींस के जैसे कि वो ना तो आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं, ना ही कोई हार्म काज कर रहे हैं, ठीक है। मींस के इसके अंदर पैथोजेंस नहीं इंक्लूड होते। फिर बेनिफिशियल के अंदर जो है वो आपके गट बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर फूड पॉइजनिंग वाले मींस के और स्पॉइलेज कॉज करने वाले और स्पोर्स फार्मिंग मींस के पैथोजेनिक आ जाते हैं, जो आपको हेल्थ हैजर्ड काज कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन टॉक्सिन्स को कंज्यूम करके ना जो कह लें कि जो कस्टमर होता है ना, या कंज्यूमर जो होता है वो उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। अच्छा जी, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है, अब बैक्टीरिया को तो हम लोगों ने देख लिया ना कि इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इससे तो हमें यही पता चला कि इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली इसकी ग्रोथ को ही कंट्रोल करना होता है। अगर हमें पता है कि कौन कौन सी इन्वायरमेंट, कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए सूटेबल हैं, तो हम लोग इन्हें इफ़ेक्टिवली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है जी, सबसे पहले आ जाती है फूड न्यूट्रिशन, कि कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, किस किस तरह की न्यूट्रिएंट्स हों तो ये जी ग्रो करते हैं। मैं जनरल बताऊंगी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनका फेवरेट मीडियम होता है हाई प्रोटीन मीडियम, ठीक है, हाई प्रोटीन मीडियम। और इसके बाद फिर होता है हाई कार्ब मीडियम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे ज़्यादा हों। और ख़ास तौर पे जिनका मोस्ट फेवरेट है वो हाई प्रोटीन मीडियम ही होता है। इसी वजह से जो इनका दी बेस्ट मीडियम ग्रोथ का जो कंसीडर किया जाता है ना, वो ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड तो खैर फूड में नहीं होता, तो इसके बाद ब्लड के बाद जो दूसरा बेस्ट मीडियम इनके लिए कंसीडर किया जाता है ना, वो मिल्क होता है, ठीक है। क्योंकि मिल्क जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। फिर एग्स वगैरह आ जाते हैं, फिर मीट आ जाता है, फिर सी फूड आ जाता है। और फिर उसके बाद जो है, जो कुकड मील होता है ना, उसके अंदर वाटर की एक्टिविटी कह लो कि ज़्यादा होती है, उसके अंदर वाटर होता है, तो इस वजह से वो, और कह लो कि स्टार्ची जो स्पेसिफिकली फूड होता है, तो ऐसे फूड भी जो होते हैं उसका गुड सोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कुछ होती हैं ना फूड जो होते हैं, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव जिन्हें कहा जाता है, लाइक जो शुगर साल्ट्स वगैरह हो गए, इनके अंदर जो वाटर इवन होता भी है ना, तो उसकी वाटर एक्टिविटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो एज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। और उसके अलावा ये और भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो है बैक्टीरिया जो है उनके लिए ये फेवरेबल नहीं होता। फिर उसके बाद आ जाता है जी मॉइस्चर। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा ना, हम लोग इसीलिए तो ये ड्राइंग वगैरह के प्रोसीजर्स को फूड प्रिजर्वेशन में स्टडी करते हैं, क्योंकि जितना मॉइस्चर कम होता है उतनी जो है जितना मॉइस्चर कम होगा उतनी जो है उसकी वाटर एक्टिविटी कम होती है, और जितनी वाटर एक्टिविटी कम होगी उतना ज़्यादा जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कम होती है, ठीक है। और मैं मॉइस्चर में बताती चलूँ कि जो वाटर एक्टिविटी होती है ना, वाटर एक्टिविटी का तो स्पेसिफिकली मैक्सिमम को पता ही होगा कि कितना उसको फ्री वाटर अवेलेबल है। ये क्योंकि टोटल मॉइस्चर का कंटेंट उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, अगर हम लोग प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या कह लें कि माइक्रोबियल ग्रोथ की फेवरेबिलिटी के लिहाज से बात करें, जितना वाटर एक्टिविटी के लिहाज से बात करने इसके ऊपर बेटर होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बैक्टीरिया की जो फेवरेट वाटर एक्टिविटी होती है ना, कि मतलब कि ग्रोथ के लिए इनका फेवरेबल वाटर एक्टिविटी लेवल होता है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर एक्टिविटी जो है वो वाटर की होती है, ठीक है। कह लें कि जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उसकी, और उसकी होती है 1, ठीक है। तो उसके बाद जो है बैक्टीरिया जिसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं वो होती है 0.91, ठीक है।
ये इनकी फेवरेबल होती है। 0.91 से लेकर 0.97 तक जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कुछ जो होते हैं वो 0.87 तक भी ग्रो करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं वो 0.85 वाटर एक्टिविटी तक ना ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इस एक्टिविटी को, वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है 0.85 से नीचे नीचे तक। ठीक है, 0.85 पे जो है वो बाकी पैथोजेनिक भी से नीचे बाकी जितने भी पैथोजेनिक होते हैं वो भी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करते। और 0.6% अगर वाटर एक्टिविटी हो तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइक उनके लिए फेवरेबल नहीं रहता इन्वायरमेंट। अच्छा जी, फिर वार्मेथ आ जाती है। आप लोगों ने डेंजर जोन के बारे में सुना होगा कि किसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये होती है 40 फ़ारेनहाइट से लेके 140 फ़ारेनहाइट तक डेंजर जोन होता है, जो तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन हम लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि जो डेंजर जोन है ना, मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस टू 63 डिग्री सेल्सियस जो है, कुछ जगह पे 63 कह लें या 60 कह लें, बात तकरीबन एक ही है कि इस टेम्परेचर के अंदर जो है वो फूड को ना मैक्सिमम टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लाइक मिनिमम टाइम के लिए वो इसके अंदर रहे। फिर आ जाती है कि उनका फेवरेबल या कह लें कि फेवरेट जो है टेम्परेचर कौन सा होता है। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। इसीलिए वो समटाइम जो होते हैं लाइक कह लें को फ्रीजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर या उसके ऊपर जो है कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, बट एज़ फॉर एज वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो इन मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर इट्स ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी जो है ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और आफ्टर 20 मिनट्स इनकी जो ग्रोथ होती है या इनके नंबर्स जो है वो डबल हो जाते हैं। दे ग्रोस डबल इन नंबर। और अगर 1 स्ट्रेन है आपके पास बैक्टीरिया का, तो इन 1 आवर उसका जो ग्रोथ है या कह लें कि उसका ग्रोथ रेट इतना हाई होता है कि 1 आवर के अंदर अंदर उसके 6 आवर्स के अंदर अंदर एक सेल से वो 6 मिलियन सेल्स जो है वहाँ तक ग्रो कर जाएंगे। और 24 आवर्स के अंदर जो है वो एक सेल मल्टीप्लाई होके 7000 मिलियन जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दे आफ्टर ईच 20 मिनट्स दे डबल इन साइज़। और आफ्टर 6 आवर्स जो है ये 1 मिलियन सेल्स बना देते होते हैं एक सेल से। मीन्स कि इनका जो ग्रोथ रेट है वो इतना ज़्यादा हाई, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से इस कितनी देर के लिए जो टेम्परेचर है वो डेंजर जोन के जो आपका प्रोडक्ट है वो डेंजर जोन के अंदर रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो भी फूड होता है केटरिंग के लिए, वो कभी भी जो है वो 2 आवर्स के से ज़्यादा उसे रूम टेम्परेचर पे या कह लो कि डेंजर जोन के अंदर जो है वो फूड को जो फ्रेशली कुक्ड फूड होता है उसको उसको इससे ज़्यादा डेंजर जोन में कभी भी नहीं रखा जाता। ठीक है, जैसे ही 4 आवर्स हो जाते हैं तो उस फूड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मीन्स उसको कंज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि आफ्टर 4 आवर्स उसका जो कह ले कि अगर कोई भी उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है तो उसकी ग्रोथ होकर उसकी उसका जो नंबर्स हैं वो कह लें कि हज़ार्डस लिमिट तक पहुंच जाएंगे कि जो आपकी जो है हेल्थ को जो है थ्रेट कॉज कर सकता है। फिर आ जाता है द नेचर ऑफ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, मीन्स दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन फूड। अच्छा जी, जो मोल्ड्स वगैरह होती हैं वो उनकी ग्रोथ तो आपको उस फूड के ऊपर जो है वो शो हो जाती है। ठीक है, और वहाँ से आप जो है वो और उसकी स्मेल से और उसके टेक्सचर से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ इन्फेक्टेड। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनके जो जब वो अटैक करते हैं फूड के ऊपर तो उनसे कोई भी जो स्मेल वगैरह जो है या किसी किस्म का ऑर्डर टेक्सचर वगैरह में चेंजेस नहीं आती। तो इस वजह से आपको उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो अप करना पड़ता है जो बैक्टीरिया के लिए मोस्ट फेवरेबल है। मीन्स उनको कीप इन माइंड रखते हुए आपको खुद से से सपोज करना पड़ता है कि
आया कि ये फूड जो है वो फूड पॉइजनिंग काज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। अच्छा जी, अब जो है ये टू फास्ट इनकी ग्रोथ है, और इस बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरियाज की टाइप्स हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करती हैं। तो इनमें से मोस्ट कॉमन जो है ना वो सैल्मोनेला है। कुछ जो है वो बैक्टीरियाज मीन्स के जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है ना 70 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, या कह लें कि 65 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो उनकी ग्रोथ जो है वो हॉल्ट हो जाती है या उनकी किलिंग हो जाती है। अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए 15 सेकेंड के लिए रखते हैं, या 63 डिग्री सेल्सियस पे आप लग हाफ आवर के लिए रखते हैं। इसलिए इसे कहते हैं कि टाइम टेम्परेचर अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप हाई टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो फिर लो टाइमिंग के अंदर अंदर उनकी किलिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके नहीं चल रहे तो आपका जो फूड है वो सेफ़ नहीं होगा। कुछ जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज़ होते हैं, कि मीन्स के जो स्पोर्स होते हैं वो स्टेरिलाइजेशन के दौरान जो है उनकी किलिंग होती है। मीन्स के अबव 100 डिग्री सेल्सियस 125 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके जो है इनकी किलिंग होगी, और स्पोर्स मोस्टली फूड के अंदर जो है वो प्रेजेंट रह जाते हैं, और जब जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ये दोबारा से अपनी मीन्स के फॉर्म में आके फूड पॉइजनिंग काज कर सकते हैं। और अगर स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो इनमें आ जाता है क्लस्ट्रीडियम पेरिफ्रिंजेंस। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम इसके अंदर आ जाता है, और इसकी ये नेक्स्ट ये स्ट्रेन आ जाता है उसका। अच्छा जी, फिर बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और उन टॉक्सिन की कंजम्पशन से बेसिकली जो जो है वो पेशेंट जो है वो इल होता है। तो इसको कहते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन बेसिकली, और इसके अंदर आ जाता है स्टेफलोकोकस ऑर्स। ठीक है, फिर बैक्टीरिया जो है वो हो सकता है कि रिलेटिवली स्मॉल इन नंबर हों, जो आपने फूड कंज्यूम किया है उसके अंदर वेरी स्मॉल इन नंबर हैं वो, लेकिन वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके टेम्परेचर जो है वो बैक्टीरिया के लिए मोस्ट फेवरेबल होता है। वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपका इम्यून सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है, और वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके अंदर जो है ज़्यादातर कैम्फ्लोबैक्टर होते हैं, और कैम्फ्लोबैक्टर जो है अ वेरी कॉमन एजेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग है। यू पीपल ऑल ऑफ यू आई होप सो के हैव हर्ड अबाउट इट, कैम्फ्लोबैक्टर। अच्छा जी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किसी किस्म का स्मेल वगैरह कॉज नहीं करते हैं, सो इनकी हैंडलिंग थोड़ी इस वजह से मुश्किल हो जाती है। अब हम लोग जो अगर बैक्टीरिया की सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर रॉ फूड आ जाता है। रॉ फूड जो है अगर कह लें कि अगर वेजीज़ हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो जो है वो प्लेन आपकी सीधा जो है डायरेक्टली आपके फील्ड से आ रही होती हैं, जहाँ पे वो सॉइल वगैरह के कांटेक्ट में रही होती हैं, एयर के कांटेक्ट में रही होती हैं, वाटर के कांटेक्ट में रही होती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये सॉइल, एयर, वाटर, ये सब के सब जो है वो बैक्टीरिया सोर्सेज हैं। ठीक है, और फिर ये भी आ जाता है कि सॉइल के अंदर किस तरह के ट्रीटमेंट्स उन्हें दिए जाते रहे, तो वो भी बैक्टीरिया सोर्सेज का रीज़न हो सकते हैं। लाइक अगर जो है वो इम्परफेक्टली डन जो है वो मन्योर दी गई है, मीन्स के जो एनिमल डंग होता है, जो लोग जो हैं कुछ फार्मर्स जो हैं उन्हें उसे बगैर डिकम्पोज किए ही सीधा जो है डायरेक्टली जो है वो अपनी फील्ड्स वगैरह के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, फिर क्या रॉ फूड तो हो गया, इसके अंदर इसके अलावा जो है वो एग्स हो गए, और ऑल काइंड ऑफ रेड मीट्स हो गए, वाइट मीट हो गया। इनके अंदर जो है वो सैल्मोनेला तो होता ही है सबके अंदर। ठीक है, ये मेजर कॉज ऑफ जो है सैल्मोनेला के बेस्ट सोर्सेज होते हैं। इस वजह से इन्हें इन्हें हमेशा जो मीट होता है उसे हमेशा दूसरी जो जितनी भी किस्म की प्रोडक्ट्स हों उन्हें उनसे सेपरेट रखा जाता है। इवन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ह्यूज सोर्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको भी सेपरेट रखा जाता है बाकी प्रोडक्ट्स से। फिर आ जाता है कि जी वाटर और आइस, अगर आपके वाटर में किसी किस्म की कंटेमिनेशन है और उसी वाटर की अगर आपने आइस बनाई हुई है तो जाहिर सी बात है वो तो बैक्टीरिया सोर्स होगा ही होगा। इसके अलावा पीपल्स मीन्स कि आप खुद कैरियर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ऐसी सर्फेसिस को टच किया हो, आपने जो है वो ऑलरेडी इस तरह के फूड को टच किया है
जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड था, इसके अलावा सरफेसेस आ जाते हैं, प्लेसेस आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं कि अगर आपने उन्हें टच किया हुआ है जो कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड थे, तो फिर आप कैरियर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ख़ुद को वो जो है वो डिज़ीज़ कॉज होगी, बट यू आर द कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन। और उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के आप कैरियर हैं, तो वो आपको ख़ुद को कॉज नहीं करेगी डिज़ीज़, बट जो आप जिस फूड को आप हैंडल कर रहे हैं उसको जो है वो कंटेमिनेटेड कर देगी। फिर अदर सोर्सेज हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं। पेस्ट जो है वो कोई भी एजेंट हो सकता है, कोई भी इस तरह का जो है ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, रोडेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, कि जो आपकी फ़ूड के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, और वो उसको एज अ शेल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वार्मथ वगैरह भी ले सकते हैं। और इन रिटर्न वो क्या कर रहे होते हैं कि अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह वहाँ पे छोड़ जाते हैं, और अपने साथ जो लाए हुए बैक्टीरियाज वगैरह हैं, या कह लें कि हैज़र्डस जो एजेंट्स हैं, उनको वो वहाँ पे छोड़ जाते हैं, और रिजल्टेंटली जो है वो आपकी फ़ूड जो है वो कंटेमिनेशन कॉज करती है। इसी तरह अभी हम लोग एक केस को स्टडी करेंगे। एक केस स्टडी को हम लोग देखेंगे, और अभी तक जितना भी हम लोगों ने नॉलेज लिया है इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि अ फैमिली अरेंज टू हैव अ पार्टी इन द लोकल कम्युनिटी सेंटर, ठीक है। एन आउटसाइड केटरर वाज हायर टू प्रोवाइड द मील, ठीक है। उन्होंने आउटसाइडर कह लें कि वेटर जो है वो या केटरर जो है वो उन्होंने हायर किया था, जिसने सारी की सारी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। द स्वीट्स वर डिलीवर्ड ऑन ट्रे एट 2 PM, मीन्स कि 2 PM के ऊपर उन्होंने जो है वो स्वीट्स डिलीवर हुई हैं। एंड दे रिमेंड इन द वार्म रूम, मीन्स के रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है या वार्म जगह पे वो स्वीट रही है। एंड दे वर सर्व टू द गेस्ट एट 9 PM। अच्छा, यहाँ पे ही हमें पता चल जाता है कि वो सेफ़ नहीं रही थी, जहाँ जितना कि हम लोगों ने स्टडी कर लिया है अब तक। क्यों नहीं रही थी? अगर आप यहाँ पे टाइम का गैप चेक करें तो दैट इज़ अबाउट 7 आवर। और कौन से टेम्परेचर पे रहा है? वो रूम टेम्परेचर पे रहा है, जो कि डेंजर जोन थी, ठीक है। और हम लोगों ने क्या रिकमेंड किया था कि जो भी कुक्ड फूड है वो और जो भी हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है, या स्पेसिफिकली जो कुक्ड फूड है, वो 2 आवर्स से ज़्यादा कभी भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे या डेंजर जोन के अंदर नहीं रहना चाहिए। आफ्टर 2 आवर्स जो है वो उसके अंदर जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो उसका रेट हाई हो जाता है, या कह लें कि उसकी डोजेज इतनी हो जाती है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हज़ार्डस हो सकती है। फिर आ जाता है अच्छा जी, और आफ्टर 4 आवर्स जो है वो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। जो भी फूड जो है वो 4 आवर्स से ज़्यादा रह जाए उसे हमने डेंजर जोन के अंदर उसे हम लोगों ने डिस्कार्ड कर देना होता है। फिर उसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि उसके अंदर किसी न किसी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ हो जाएगी। फिर अब हमें उसकी इंग्रेडिएंट्स का पता होगा, तभी हमें पता होगा कि किस किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके अंदर, या किस किस्म की कौन सी वैरायटी ऑफ या कौन सी टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ग्रो करेगा। वन ऑफ द डेजर्ट मेड फ्रॉम वर्मासिलीज मिल्क, घी एंड ड्राई नट्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मिल्क भी है, वर्मासिली है, घी है, ड्राई नट्स हैं। एंड 12 ऑफ द गेस्ट who had eaten the dessert became ill with stomach pain, vomiting during the night. अच्छा जी, अब उन्हें ड्यूरिंग द नाइट मीन्स कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत क्विकली शो हुई हैं। कह लें कि फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर ही उनको जो है वो उसकी सिम्टम्स शो हो गई हैं, ठीक है। गेस्ट हु डिड नॉट ईट इट वर नॉट इल। जाहिर सी बात है कि हमें कंफर्म हो इस चीज़ से हो गया है कि इसी डिश ने जो है वो हैज़र्ड कॉज किया है, या कह लें कि फूड पॉइजनिंग काज की है, कि क्योंकि जो जिन्होंने इसे कंज्यूम नहीं किया था उन्हें किसी किस्म की सिम्टम्स शो नहीं हुई हैं। डायरिया वगैरह तो वैसे भी जो है वो फूड पॉइजनिंग की ही जो है वो सिम्टम्स होती हैं। अच्छा जी, हमसे एक क्वेश्चन क्या किया गया है कि व्हाट कुड बी द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ द पॉइजनिंग। अच्छा जी, कॉज ऑफ द पॉइजनिंग क्या थी?
कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो उसे डेंजर जोन के अंदर बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया गया था। और हाउ इट कुड बी प्रिवेंटेड, कि जी इसे प्रिवेंट किया कैसे किया जा सकता था, कि जी उससे जब वो स्वीट थी, जब उसे 2 PM लाया गया था, तो उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, या कह लें कि चिलिंग टेम्परेचर के ऊपर या बिलो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसे रखा जाना चाहिए था। अच्छा जी, अगर हम लोग अगर बैक्टीरिया की बात करें तो कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर जो है वो उनको मोस्ट प्रोबेबली काज किया होगा, थ्रेट कॉज किया होगा, ये हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि मिल्क के अंदर जो है वो मल्टीपल वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, ऑल स्ट्रेन्स ऑफ हो सकते हैं, सैल्मोनेला भी हो सकता है, इकोलाई भी हो सकता है, लिस्टीरिया भी हो सकता है। इसी तरह जो नट्स हैं ना, वो भी सोर्स होते हैं सैल्मोनेला के, इकोलाई और लिस्टीरिया के। अच्छा जी, फिर वर्मासिलीज हैं, उनके अंदर भी हो सकती है। लेकिन जो अगर हम लोग बात करें लिस्टीरिया की, तो वो ना आफ्टर 2 वीक्स जो है, आफ्टर 2 वीक्स to 70 days बाद जो है वो सिम्टम्स शो करता है फूड पॉइजनिंग की। बट यहाँ पे जो है वो क्विक जो है वो सिम्टम्स शो हुई हैं। इसी तरह इक्वलाई है, वो भी 1 डे तो ले ही लेता है सिम्टम्स शो करते हुए। लेकिन जो स्टेफ्लोकोकस होता है ना, और ये और सैल्मोनेला, स्टेफ्लोकोकस की यहाँ पे चांसेस कम है, जैसा कि हम इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, तो सैल्मोनेला के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो सैल्मोनेला है वो विदिन 6 to 48 आवर्स जो है वो अपनी सिम्टम्स भी शो कर देता है, मीन्स कि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स शो कर देता है। तो हम यही इन्फर कर सकते हैं कि इन्हें सैल्मोनेला की फूड पॉइजनिंग हुई है।